प्रिय बच्चों, नमस्ते। एक बार फिर हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। बच्चों, हम कक्षा 10 की जो आपकी पुस्तक है क्षितिज, उस पर बात कर रहे थे। क्षितिज के जो शुरुआती पाठ है उनमें कविताएं हैं और हमने निराला की कविता जो उत्साह है उसके बारे में पढ़ा था। हमारे पाठ्यक्रम में 2 कविताएं लगती है। एक का शीर्षक है उत्साह और दूसरा शीर्षक है अट नहीं रही है। दोनों ही कविताएं अपने आप में महत्वपूर्ण हैं और निराला जी की प्रसिद्ध कविता है। निराला जी शब्दों के बहुत जादूगर थे और आप जब कविता पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि कैसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल करके कविता में जान फूंकती है। अब देखिए, कविता का आनंद लीजिए और एक एक शब्दों पर आप पूरा अपना फोकस कीजिए। अट नहीं रही है। अट नहीं का मतलब होता है समाना, समा नहीं रही है। आप कह सकते हो राजस्थानी में तो मवा बोली वो जो बर्तन है, एक गिलास है, एक बाटकी है, इम वो चीज अवक होनी या इम मवक होनी, इन हिंदी में समाना, इसको उसमें धारित करना। तो धारित नहीं हो रही है, मतलब उसमें वो समा नहीं रही है, अट नहीं रही है। तो यहाँ अट नहीं रही का मतलब है कि जो फाल्गुन मास है उसमें जो प्रकृति की सुंदरता है वो इतनी व्यापक है कि वो व्यापकता हमारे भीतर समा नहीं रही है। हम उसकी व्यापकता की, उसकी सुंदरता को तन मन में ग्रहण ही नहीं कर पा रहे। मतलब हम उसका सौंदर्य इतना व्यापक है कि हम उसको शब्दों में बयां नहीं कर सकते। मतलब उसमें खोते जाएं तो भी उसकी सुंदरता का पार नहीं कर सकते। एक अर्थ में कह सकते हैं कि जो फाल्गुन मास में जो प्राकृतिक सुंदरता होती है, जो प्रकृति की सुंदरता होती है, वो हमारा तन मन उसको समा नहीं पाता है। मतलब उसमें वो समा नहीं सकती। उसकी सुंदरता, उसकी खूबसूरती बहुत व्यापक है, विशाल है। तो अट नहीं रही है मतलब सुंदरता हमारे अंदर समा नहीं रही है। अट नहीं रही है आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। अब देखो, आभा, आभा का मतलब होता है उसकी चमक या कांति। कांति भी अपने आप में कठिन शब्द हो गया, चमक मान लो। तो उसके जो फाल्गुन मास की जो चमक है, चमक का यहाँ जो सीधा अर्थ करेंगे उसका निखरा हुआ रूप है। मतलब प्रकृति में निखार जो आता है, निखार कैसे आता है? प्रकृति में फूल खिल जाते हैं, हरी भरी हो जाती है, पत्तों से जो पेड़ पौधे लग जाते हैं, वो एक तरह से प्रकृति का निखार होता है। उसी को हम कहते हैं चमक, उसको कहते हैं कांति, उसी को कहते हैं आभा। तो फागुन की तरह सट नहीं रही है। अब वो कह रहे हैं कि वो जो फाल्गुन मास है, हम हिंदी में लिखेंगे तो फाल्गुन भी लिख सकते हैं और फाल्गुन भी लिखते हैं। फाल्गुन संस्कृत का है, उससे तत्भव बनता है फाल्गुन। तो फाल्गुन मास का जो सौंदर्य है प्रकृति का, वह सौंदर्य इतना व्यापक है कि वो सौंदर्य हमारा तन मन अपने अंदर समा नहीं सकता। अब देखो ये कितनी नाद सुंदरता है। अटना, सटना, फिर कहाँ है ये पटना, ये हटना, हट पट, ये जो हमने गर्जों वाली, बादल गर्जों वाली कविता थी ना, उत्साह, उसमें भी ऐसा नाद सौंदर्य था, घेर घेर घोर। तो वैसा यहाँ भी, वहाँ एक वाक्य में था, यहाँ पूरी कविता में वो आपको सौंदर्य लग रहा है। अब वो सटना का मतलब होता है कि हम सट का मतलब ऐसे किसी को छू के चले जाना। तो वो अब
वो छूते तो है, परंतु हम उसको पूरे तरह से अंदर अपने सटा नहीं सकते, उसको पूरा स्पर्श छू नहीं सकते। एक तरह से उसको किसको छू नहीं सकते, जो प्रकृति की जो आभा है, जो प्रकृति का निखार है, वो हमारा तन पूरी तरह से छू नहीं सकता। न तो हमारे भीतर वो समा सकती है प्रकृति की सुंदरता, न वो हमारा तन उस प्रकृति की सुंदरता को पूरा छू सकता है। अर्थात प्रकृति की सुंदरता बहुत विशाल है, व्यापक है। प्रकृति की ब्यूटी है जो वो बहुत व्यापक है। कहीं सांस लेते हो घर घर कर देते हो। यहां देखो, जो छायावाद की कविता की हम बात कर रहे थे, हमने शुरुआत में कही थी कि जयशंकर प्रसाद है, निराला है, दोनों छायावादी कवि। तो छायावाद की ये दो बातें होती हैं, प्रकृति का मानवीकरण और मन के सूक्ष्म भावों का प्रकृति से तालमेल। तो दोनों बातें ही यहाँ आपको मिलेगी। प्रकृति का मानवीकरण देखो यहाँ हो रहा है कि कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो। जैसे हमारा हम सांस लेते हैं और हमारे अंदर खुशबू समाई हुई है, तो वो हमारे सांसों की खुशबू से सामने वाले तक भी वही सांस को वो खुशबू पहुंचती है। और अगर मुंह में कोई दुर्गंध आ रही है तो सामने वाले के सामने वो दुर्गंध चली जाती है। तो वैसे ही कहते हैं कि तुमने जो पूरे घर घर में, मतलब प्रकृति के एक एक कण में आपने जो सुगंध बिखेरी है, वो ऐसा लगता है जैसे कहीं तुम सांस ले रहे हो। अब यह प्रकृति को एक नायक या नायिका बना दिया कि जैसे कोई व्यक्ति सांस लेता है और उसके सांस की जो खुशबू है वो आसपास बिखर जाती है, तो तुम तो ऐसा लगता है जैसे पूरा फाल्गुन का महीना है, वो सांस ले रहा है और वो सांस की जो खुशबू है उससे पूरा वातावरण महक रहा है। तो यहाँ जो कवि ने मानवीकरण किया है। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, तो ये कहते हैं कि कहीं जो फाल्गुन का महीना है उसमें प्रकृति में चारों तरफ खुशबू बिखरी है, तो ऐसा लगता है जैसे फाल्गुन का महीना कहीं सांस ले रहा है। उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। अब वो फाल्गुन महीने की फिर बात कर रहे हैं कि ये जो महीना है उसमें पक्षी के भी उमंग आ जाती है, पक्षी भी खुशी से झूम उठते हैं और ऐसा लगता है कि पूरे वातावरण में पक्षी ही पक्षी उड़ रहे हैं। तो पर का मतलब पंख ही पंख मतलब ज्यादा पक्षी उड़ेंगे तो वहां आसमान में क्या दिखेंगे, पंख ही पंख दिखेंगे। तो ऐसा लग रहा है जैसे उड़ने को नभ में तुम, नभ कहते हैं आकाश में, तुम आकाश में उड़ रहे हो और चारों तरफ पर कर रहे हो। मतलब जैसे आकाश में बहुत सारे जो पक्षी उड़ रहे हैं, वो मानो ऐसा लगता है जैसे तुम आकाश में खुद ही उड़ रहे हो। तो यहाँ दोनों जगह वही मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया है। यह इस छायावाद की बहुत खूबसूरती है। आंख उठाता हूं तो हट नहीं रही। अब कवि कह रहा है कि फाल्गुन मास की जो प्रकृति की सुंदरता है, वो सुंदरता को मैं देखता हूं तो वहां से आंख हटती नहीं है, एक टक देखता ही रहता हूं, आंख को ऐसे टकटकी लगाई। पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल। अब प्रकृति का प्रत्येक उपकरण, प्रकृति के उपकरण कौन कौन से होते हैं? जैसे कोई मोटरसाइकिल ठीक करने वाले पास औजार होता है ना, पाना है, पाती है, पेचकस है, तो वैसे इनके पास क्या उपकरण होते हैं? प्रकृति के पास प्रकृति का उपकरण होता है, पेड़ है, बेलें हैं, पत्ते हैं, जल है, हवा है। तो ये सारे प्रकृति के जो उपकरण हैं, ये सारे उपकरण भी अपने निखार में है। कैसे कि पत्तों से लदी जो डालियां हैं, शाखाएं हैं, ब्रांचेज, इंग्लिश में इसको ब्रांचेज बोलते हैं। वो ब्रांचेज किससे? फ्लावर से, पत्तों से लदी पड़ी है, मतलब उनमें पत्ते
बहुत सारे पत्ते आए हुए हैं, कहीं हरी लाल, कहीं कहीं पत्ते हरे रंग के हैं, कहीं लाल रंग के पत्ते हैं। मतलब वहाँ फूल आ जाते हैं तो पत्ते वो कई के जो हल्के लालिमा लिए हुए पत्ते हैं उनको लाल कहा है। तो कहीं पत्तों से लदी लाल है, कहीं लाल हरी है, कहीं लाल है, कहीं पड़ी है उनमें मंद गंध पुष्पमाल, और कहीं उन पेड़ों के हृदय में, उन पेड़ों हृदय, यहाँ पेड़ों के हृदय मतलब पेड़ों पे जो कोई बेलें होती है ना, पेड़ पे चढ़ जाती है, तो वो जो पेड़ पे चढ़ी हुई बेलें हैं वो मंद मतलब धीमी धीमी, गंध मतलब खुशबू दे रही है, पुष्पमाल पुष्पों की माला। तो पेड़ों पर बेलें लदी हुई है और उन पर फूल आए हुए हैं, वो भीनी भीनी खुशबू दे रहे हैं, या जो सुहावनी खुशबू होती है ना उसको भीनी भीनी कह देते हैं, मंद मंद कह दो, या मंद मंद वैसे धीमे धीमे होता है, तो धीमे धीमे का मतलब जैसे एक तो आपके खुशबू आती है बहुत नाक को पीड़ा देती है, जैसे कई बार कोई हल्के इस तरह का परफ्यूम लगा लेता है तो हमारे को बहुत पीड़ा होती है और हमारा माथा चकराने लगता है, तो वैसी खुशबू नहीं, मंद मंद भीनी भीनी जो आपको लुभाती है। तो ऐसी प्रकृति में खुशबू बिखेरी पड़ी है, कहीं पड़ी उनमें पाठ पाठ शोभा से, हर जगह, चाहे वहाँ जल है, चाहे पत्ते हैं, चाहे बेल है, सब जगह शोभा शोभा है। शोभा श्री का मतलब होता है, शोभा मतलब शोभित, और श्री का मतलब होता है, दो अर्थ होते हैं। श्री का मतलब सुंदरता होती है, एक अच्छा बात, अच्छाई सुंदरता, वहां पट नहीं रही है, पर जो प्रकृति में जो शोभा है, प्रकृति का जो निखार है, वो निखार इतना व्यापक है कि उसको हम कोई सीमा में बांध ही नहीं सकते। उसको पाठ मतलब पाठ करना क्या होता है, पाठ लगाते हैं तो उसको मतलब रोक देते हैं, तो ये पट नहीं रही है। ये वहाँ जो इसकी शोभा की जो सीमा है वो बाउंड्री लेस है। बाउंड्री लेस का मतलब सीमाहीन, अनंत है। तो ये जो सीमा, इसकी प्रकृति की जो सुंदरता है वो पट नहीं रही का मतलब उसकी कोई सीमा ही नहीं है। उसकी शोभा पाठ पाठ शोभा से, सब जगह शोभा शोभा है उसकी, वो पट नहीं रही, मतलब वो कहीं रुक नहीं रही है, वो कहीं ठहर नहीं रही है, और वो बहुत व्यापक है। इस प्रकार कवि ने फागुन महीने की जो प्रकृतिगत सुंदरता होती है उसकी बहुत विस्तार से व्याख्या की है। तो इसमें दो तीन बातों का ध्यान रखना है। प्रश्न कैसे पूछते हैं कि जैसे इसे पूछ लेते हैं इसमें जो फागुन कविता में प्रकृति का मानवीकरण किया गया, तो दो पंक्तियां हैं इधर, ये उड़ने को में तुम कहीं सांस दे, तो ये प्रकृति का मानवीकरण है। कई बार ये होता है कि इसमें प्रकृति के जो सूक्ष्म भावों का तालमेल कहाँ है, तो ये जैसे जब हम फागुन का जो महीना होता है तो उसमें प्रकृति में निखार आता है, फूल खिल जाते हैं, पेड़ों पर पत्ते आ जाते हैं, और उस समय होली का पर्व आता है। होली का पर्व अपने आप में मस्ती का पर्व होता है, झूमने का पर्व होता है, जिसमें हम फाग गाते हैं, कई प्रकार के खेल खेलते हैं। तो ये फरवरी मास का महीना होता है और उसमें प्रकृति नया तो सर्दी होती है और नया गर्मी होती है, बिल्कुल एक बसंत का महीना होता है, बसंत की ऋतु होती है। तो ये जो महीना होता है तो वो एक मस्ती का होता है। तो उसी मस्ती का महीना जो हमारे दिल में भी होता है और प्रकृति में भी होता है। तो इस प्रकार इस कवि ने यहाँ ये सांस लेना, ये सुगंध, ये सारी बातें जो प्रकृति में है वो मनुष्य के मन में भी है। ये प्रकृति में एक अल्हड़पन है, एक मस्ती है, तो वैसे ही मस्ती मनुष्य के मन में भी है। ये महीना ऐसा होता है जैसे कई बार ना कि इसमें तो बूढ़े बूढ़े लोग भी गाने लगते हैं, तो वो एक
उल्लास का, एक मस्ती का, एक आनंद का महीना होता है, वैसे ही प्रकृति में आनंद और उत्साह का चरमोत्कर्ष इस महीने में हमें देखने को मिलता है। अब इसमें एक प्रश्न और उठता है कि इसमें नाद सौंदर्य कहाँ है, तो हम पुनः इसको दोहरा लेते हैं। हटना पटना चाहिए है, ये नाद सौंदर्य है। और एक कवि ने क्या है कि इसमें अपनी बात बहुत अन्य तरीके से कही जा सकती थी, परंतु शब्द चयन इनका कमाल का है। जैसे ये पट नहीं रही है, अट नहीं रही है, हट नहीं रही है। अब वो जो नाद सौंदर्य है वहीं हम शब्द चयन की बात भी कर सकते हैं। अब ये अट नहीं रही है अपने आप में कितना सुंदर प्रयोग है। तो कम शब्दों में कवि ने अधिक बात कही है और इस प्रकार एक पूरा कविता के माध्यम से पूरी जो फागुन महीने की जो मस्ती होती है उसको अपने शब्दों में बयां किया है। किसकी मस्ती? ये फागुन जो महीना होता है उसकी मस्ती। अगर एक छोटे से अपने को अर्थ में लिखना होना कि इस कविता का सार क्या है, तो कवि ने फागुन की मस्ती को प्रकृति में और मनुष्य के मन को दोनों का तालमेल करके सुंदर शब्दों में पिरोया है और पाठकों के सामने रखा है। तो इस प्रकार इस पूरे आपको हमारे वार्तालाप को सुनेंगे और समझेंगे तो हम इस पाठ से संबंधित सभी प्रकार के प्रश्नों को हल कर पाएंगे, चाहे वो भाव के प्रश्न है और चाहे वो शिल्प के प्रश्न है। हमारी परीक्षा में दो प्रकार के प्रश्न आते हैं, पहले भी जिक्र किया था मैंने। एक में भाव होता है और एक में शिल्प होता है। तो भाव में एक कविता का जो हम अर्थ कर रहे हैं उसकी सुंदरता बता रहे हैं, जैसे प्रकृति की सुंदरता है, न मन में समा रही है न तन में समा रही है, इतनी उसकी व्यापकता है, ये हम भाव सुन रहे हैं। अब जो दूसरा होता है शिल्प, शिल्प भी कहते हैं इसको, दूसरा अभिव्यक्ति पक्ष भी कहते हैं। अभिव्यक्ति कह दो, अभिव्यंजना कह दो, ये पक्ष होता है इसका। अभिव्यक्ति में ये सारी बातें हैं, नाद सौंदर्य, शब्द चयन, मानवीकरण, ये सब क्या आता है? ये आता है इसका इसमें अभिव्यक्ति पक्ष में आता है या इसके शिल्प पक्ष में आता है। तो दोनों प्रकार की बातें होती है। संवेदना आएगी तब भाव में आ जाएगा और शिल्प आएगा तब इसमें आ जाएगा। तो आपको दोनों ही प्रकार की थोड़ी सी तैयारी करनी चाहिए। और छायावाद की दो विशेषताएं इस कविता के माध्यम से हम खोल सकते हैं। ये दोनों मैंने प्रकृति का मानवीकरण और मन के सूक्ष्म भावों का प्रकृति के साथ तालमेल। तो आप इस कविता के माध्यम से निराला जी की जो अनुभूति है उसको समझ पाए हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। आप इस वीडियो को अच्छी तरह से 2-3 बार रिवाइज करके देखें और इसके जो पुस्तक के आपके पीछे जो एक्सरसाइज के प्रश्न दिए हुए हैं उन प्रश्नों को आप अपनी पुस्तिका में लिख कर देखिए, क्योंकि जब तक लिखना आपका नहीं होगा ना तब तक आपका जो अभिव्यक्ति पक्ष है वो कमजोर रह जाएगा और परीक्षा में उसी पक्ष की जांच परख की जाएगी। इसलिए उस पर पूरा फोकस कीजिए और उसमें किसी प्रकार की कोई अड़चन हो, किसी प्रकार का कोई सवाल आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में उसका अंकन जरूर कर दीजिए। मेरे वीडियो को लगातार देखते रहिए, मैं आपके साथ जुड़ा रहूँगा और जो हमारी कक्षा 10 की जो हिंदी की कक्षा है उसमें पूरा पाठ्यक्रम समझाने की कोशिश करूँगा सरल तरीके से, ताकि आप अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो सके और आपका जो ज्ञान वर्धन भी किया जा सके। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।